हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, स्पेशली फार्मा सेक्टर पर, जो कि मैं ऑलरेडी अब काफ़ी डिटेल्स दे चुकी हूँ। एंड दिस टाइम वी विल गोना स्टडी पेप्टाइड एपीआई। एचपी एपीआई इसको ऑलरेडी मैं स्टडी कर चुकी हूँ। कॉम्प्लेक्स एपीआई, कमोडिटी एपीआई, ये हम स्टडी कर चुके हैं। दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ एपीआई विच वी गोना स्टडी टुडे। एंड ये भी अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग एपीआई है। हर एपीआई की कहानी अलग अलग है, सबके रिस्क फैक्टर्स अलग अलग है, सबकी कॉस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा है वो अलग है। बट सम फैक्टर्स आर ऑलवेज लाइक कांस्टेंट, जैसे कि रेगुलेशंस हो गए, हेवी केपेक्स हो गया, एंट्री मोट हो गया, एंट्री बैरियर्स हो गए, मोट हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी हर एपीआई में सिमिलर रहने वाली है, बट हर एपीआई का रूप थोड़ा अलग है, उसका काम थोड़ा अलग है। तो आपकी उसके अंदर लाइक कि क्या कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस में लगाना है, इसका मार्केट में डिमांड कैसा है, वो सब चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। राइट, सो यार लेट्स स्टार्ट टुडे विद पेप्टाइड एपीआई। तो ये एपीआई थोड़ा अलग है। ये एपीआई बीमारी को ठीक नहीं करता है, मतलब कि इसका रोल होता है बीमारी को बेटर होने में। मतलब ये बीमारी से एसोसिएटेड नहीं है। जैसे मान लो किसी को प्रॉब्लम है कि उसका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है या फिर उसका वेट गेन बहुत ज़्यादा है, तो ये एपीआई क्या करेगा, उसको ठीक करने में हमारे हार्मोन्स को गाइड करेगा। राइट, हमारे जैसे कि आपने काफ़ी कुछ सुना होगा कि ऐसे अभी कई सारे इंजेक्शंस, कई सारे ऐसी ऐसी दवाएं आने लगी है जिससे हमारा वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है। बट वो कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी में से कई सारे सिग्नल्स होते हैं, हमारे ब्रेन को ऐसे कई सारे सिग्नल्स होते हैं जो हमारे गट से हो गया, इंटेस्टाइन हो गया हमारा, तो वो पूरा एक रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाता है। एंड दैट्स हमें लगता है बार बार भूख लग रही है, बार बार हम लोग खाते रहते हैं, एंड दैट लीड्स टू वेट गेन। एंड कई बार हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा होता है ड्यू टू लो सिग्नल। हमारी बॉडी में जो एक एक इंटरनल जो सिस्टम है गाइड करने का, हार्मोन्स को गाइड करने का, सही जगह पे सही हार्मोन का होना, वो सब बिगड़ा हुआ होता है हमारा ओवरऑल। अगर आप देखोगे तो इस वजह से हमें कई सारे डिजीजेस होने लगते हैं, जैसे कि उनमें से एक है डायबिटीज़, वेट लॉस, वेट गेन हो गया आपका। एंड इसके अलावा भी कई सारे इसी से रिलेटेड, लाइक अगर आप देखोगे तो लाइक मेटाबॉलिक डिजीजेस, अगर मैं इनको नाम दूँ पूरा का पूरा, हमारे बॉडी के सिस्टम की वजह से, हमारी बॉडी की ठीक गाइड ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। एंड स्टिल पेप्टाइड का यूज़ बहुत बेसिक चीज़ों में नहीं हुआ जाता कि हाँ मेरा 5-6 किलो वजन बढ़ गया एंड आई नीड दिस राइट नाउ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ऑन अ मैसिव स्टेज जब उससे आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड इसका कई बार बहुत ही क्रॉनिक डिजीजेस में भी यूज़ किया जाता है। सो पेप्टाइड एपीआई का काम क्या है, जब हमारी बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स, नेचुरल हार्मोन्स काम करना बंद कर देते हैं या फिर उनके बीच में ठीक अलाइनमेंट नहीं होता है, हमारे ब्रेन को सही सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं, एंड हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली कई चीज़ें बिगड़ने लग जाती है ड्यू टू दी इंटरनल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, वहाँ आता है पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या काम करता है, पेप्टाइड उन जैसे हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स है, पेप्टाइड कांट बी द नेचुरल, बट वो नेचुरल जैसे ही दूसरे हार्मोन्स को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली एकदम नेचुरल जैसा काम करना शुरू कर देता है फिर से। एंड धीरे धीरे क्योंकि वो प्रॉब्लम हमारे आप मान के चलो कम्युनिकेशन, बॉडी का कम्युनिकेशन अगर मैं इसको बोल दूँ तो उसमें प्रॉब्लम था, एंड उसकी वजह से हमें परेशानियाँ होती है। जैसे वो ठीक हो जाता है तो हमारी बॉडी वापस रिवाइव कर लेती है। राइट, सो पेप्टाइड एपी का काम क्या है कि हमारी बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स को मेंटेन करना, एंड उनको अगर वो सिस्टम खराब हो गया है तो उसे ठीक करना, उसी के जैसे नए रेप्लिकेटर्स वैसे ही सिग्नल्स को रेप्लिकेट करना, एंड हमारी बॉडी को ठीक से चलाना। एंड ये कैसे बनती है, कई काफ़ी तरह के प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स को जब हम एक साइड से एकदम ब्लॉकिंग करते हैं, प्रॉपर उनका सीक्वेंस होता है बॉडी के हार्मोन्स के जैसे ही दूसरे हार्मोन्स जब हम बनाते हैं, तो ये पेप्टाइड एपीआईज बनती है। एंड इट्स लाइक अ वेरी बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स नॉट वेरी मच केमिकल। केमिकल का रोल है बट बायोलॉजिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, एंड उसके बाद में आपका ये एपीआई पर्टिकुलरली रेडी होता है। एंड ये अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक बीच का है, मतलब ये कोई डिजीज़ को नहीं ट्रीट करता, बट ये डिजीज़ की होने के रीज़न को पकड़ के उसको बेटर करता है, हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम को ठीक करता है। सो ये जो बेसिक आपकी केमिकल वाली एपीआई है उनसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इट्स लाइक अ वेरी स्मार्ट
क्योर टू अ सोल्यूशन, क्योर टू अ प्रॉब्लम, राइट? इट्स अ स्मार्ट सोल्यूशन, स्मार्ट तरीके से ये दवाई काम करती है। एंड जैसे हमारे बड़े बड़े एपीआई हो गए, लाइक एचपी एपीआईज, बायोलॉजिक्स। एचपी एपीआई थोड़ा सा हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर का पार्ट आ जाता है, सो उनसे थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटे लेवल पे काम करता है, मतलब उनसे थोड़ा सा कम हैवी है, एंड नॉर्मल केमिकल एपीआई से ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड उन दोनों के बीच में आप इसको कहीं ना कहीं फिट कर सकते हो। सो ये काम कैसे करता है? ये हमारी बॉडी के नेचुरल सिस्टम को ठीक करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड इसका रोल ऐसा नहीं रहता है कि आप ये कोई फोर्स कर रहा है हमारी बॉडी पे। जैसे नॉर्मल जो केमिकल और कॉम्प्लेक्स एपीआईज होते हैं, नॉर्मल कमोडिटी एपीआईज जो होती है, वो फोर्स करती है हमारी बॉडी के सिस्टम को उस काम को करने के लिए, या फिर उसके जगह पे दूसरी तरीके से उसको रेप्लिकेट तो नहीं करती है, बट अलग अलग तरीके के लाइक एसिड्स बिल्ड करके हमारी बीमारी को ठीक करता है। बट ये क्या करता है, उसके रीज़न को पकड़ता है कि क्या इशू है बॉडी में, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्नल जो है, कम्युनिकेशन जो है बॉडी का, आपके ब्रेन को जो सिग्नल जाना चाहिए है आपकी बॉडी से बाकी बॉडी पार्ट से, वो नहीं जा पा रहा है, एंड दैट इज़ वाई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि ब्लड शुगर लेवल्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो इंसुलिन की वजह से बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी इंसुलिन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एंड दैट इज़ वाई वो वहाँ पर काम करता है, एंड वो इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए उसी तरह के हार्मोन्स बिल्ड करेगा, एंड वहाँ पर आपको अपनी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट? एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से कंपैरेटिवली कम होते हैं। अगर एकदम आप प्रिसाइज तरीके से काम कर रहे हो, प्रिसाइज डोज ले रहे हो, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं। एंड या एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं। एक तो इसका सबसे बड़ा चीज़ कि हार्मोन्स की तरह काम करता है, हार्मोन्स की जगह नहीं लेता, हार्मोन्स की तरह काम करता है। इवन जो हमारे नेचुरल हार्मोन्स है उन्हीं को बूस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा टारगेटेड ट्रीटमेंट देता है, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, ना कि बाकी जगहों पर काम करता है। प्रॉब्लम अगर हार्मोन का है, वो हार्मोन को ठीक करेगा, ना कि बाकी जगहों को छेड़ेगा। एंड ये आपके क्रॉनिक डिजीजेस के लिए एकदम ठीक है कि आगे चल के आप उसको एकदम बड़ी बीमारी में कन्वर्ट करो, उससे पहले ही आप अपनी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को ठीक कर दो, एंड वहाँ से आप इजीली अपने क्रॉनिक डिजीज़ को एटलीस्ट ख़त्म नहीं तो कम कर सकते हो। उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कौन कौन सी चीज़ों को पेप्टाइड एपीआई जो है ठीक करता है, दैट इज़ डायबिटीज़, वेट लॉस, बेसिकली ओबेसिटी में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिजीजेस में आपका डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। आपको जो प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिक प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो गई, वो सब आ जाती है। एंड कभी कभी ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज, कई कई बार बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाती है, उनमें कई इश्यूज वो लोग फेस करते हैं, जो कि हार्मोनल एंड बेसिक हमारे सिस्टम से, इंटरनल सिस्टम से रिलेटेड होता है। सो उसको ठीक करने का काम पेप्टाइड एपीआई करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप इंसुलिन का वो इंजेक्शन जो यूज़ किया जाता है वो ले सकते हो। सो इट्स लाइक वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ इनोवेशन, मतलब आपकी प्रॉब्लम को ही वो ठीक कर देगा, एंड उसी की जगह दूसरे हार्मोन से रिप्लेस कर देता है, या फिर उसी को बेटर करने का काम जो एपीआई करता है। एंड इसका जो डोजेज है, काफ़ी कम डोज की ज़रूरत होगी। इट इज़ लाइक वेरी माइन्यूट काइंड ऑफ डोज आपको इसमें चाहिए होगा, एंड ये कभी भी टैबलेट फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इसको टैबलेट फॉर्म में नहीं लिया जा सकता। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर आपके डायरेक्ट स्टमक में जाएंगे, पेट में जाएंगे, तो टूट जाते हैं मॉलिक्यूल्स, एंड वो कोई काम नहीं करते। सो इसको डायरेक्ट आपके ब्लड फ्लो में ही आपको डालना पड़ेगा। एंड इफ़ यू नो, इट्स बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट कैन ऑल्सो बी GLP-1, जो आपने काफ़ी बार सुना होगा, सेलिब्रिटीज़ जो यूज़ कर रहे हैं फिलहाल अपने बॉडी को वापस शेप में लाने के लिए, एंड लाइक उसको पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में करने के लिए। सो इफ़ यू नो द स्टोरी, वही है कि वो उसको इंजेक्ट करते हैं एंड उनको भूख कम लगनी स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे पेप्टाइड एपीआई क्या काम करता है, बॉडी को सिग्नल देता है दैट यू आर ऑलरेडी फुल, एंड आपके इंटेस्टाइन में ऑलरेडी, जो गट्स में जो भी आपके जितने भी बायोटिक्स पड़े हैं, माइक्रोम्स पड़े होते हैं, उनको वो काम पे लगाता है, जो अब तक काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपके अंदर वो हार्मोन नहीं था, आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा था, सिग्नलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। जो भी माइक्रोम्स आप पर्टिकुलरली बोल लो उसको, वो आपके काम करना आप से शुरू करते हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी थोड़ा सा बेटर शेप में नहीं शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी से फैट घटने लगता है, और यू आर ऑलरेडी फीलिंग फुल। सो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से जैसे जैसे आप जिम कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, वो असर दिखानी शुरू कर देती है। सो ये एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, राइट? एंड इसको आप बहुत ही छोटे डोज में यूज़ करते हो, एज बहुत ज़्यादा बड़ा डोज आपके लिए हार्मफुल हो सकता है।
एंड ये कैसे बनाया जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक सीक्वेंस में डालकर, छोटे छोटे प्रोटीन्स को, जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है, जो भी एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड है, उनको एक सीक्वेंस में डालकर बनाया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी ना, अगर ऑर्डर गलत है आपका, सीक्वेंस गलत हो जाता है कई बार, तो आपका पूरा का पूरा बैच फेल हो जाता है। अगेन वही बात HPAPI वाली हमारी इसमें लागू होती है, क्योंकि हम HPAPI में समझ चुके, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी वो चीज़ कि कैसे एक बैच फेल होना, मतलब शुरू कैसे होता है बैच फेल होने का प्रोसीजर, एंड क्यों ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग वहाँ पे आपका वेस्ट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ट्रायल्स में, टेस्टिंग एंड ट्रायल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती है। सो आपको एकदम प्रिसाइज तरीके से एंड विद स्किल्ड एम्प्लॉय आपको काम करने की ज़रूरत है। अब इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी कहाँ लगती है? सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी लगेगी प्रोसेस में। यहाँ पे जैसे HPAPI में हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट थी सेफ्टी, वैसे यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट है प्रोसेस। एंड आपका जो भी लाइक जितने भी उसको बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का यूज़ होगा, जैसे रॉ मटेरियल इज़ नॉट अ बिग कॉस्ट हेयर, बट द टेक्नोलॉजी एंड द वे यू आर मेकिंग इट, उसको बनाने के लिए जो मशीन्स आपकी ज़रूरी है, उनमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगता है। ऑफ कोर्स सेफ्टी इज़ वन फैक्टर एंड रेगुलेशन इज़ वन फैक्टर, बट दोज आर लाइक वहाँ पे इतना पैसा नहीं लगेगा जितना यहाँ पे प्रोसेस में लगता है। वो प्रोसेस पर्टिकुलर तरीके से उन प्रोटीन्स को एडजस्ट करना, सीक्वेंस बनाना, ये यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है आपका। एंड इसमें कई बार सालों लग जाते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को क्रैक करने में। दैट इज़ द मेन कॉस्ट। उसके बाद में सेकंड आता है आपका स्किल साइंटिस्ट एंड स्किल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आपका R&D का कॉस्ट आ जाता है सबसे ज़्यादा, एंड देन रेगुलेशंस आपके आ जाते हैं। एंड इसमें सबसे ज़्यादा आपका पूरे बैच वेस्ट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। HPAPI आप ले लो, पेप्टाइड ले लो, फर्मेंटेड ले लो, बायोलॉजिक्स ले लो। फर्मेंटेड और बायोलॉजिक्स में तो बहुत ज़्यादा है। HPAPIs एंड योर पेप्टाइड, इनमें इनमें भी आपको बैच लॉस, पूरा पूरा बैच आपका लॉस हो रहा है, तो उसका रिस्क भी बहुत आपका ज़्यादा होता है। सो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा इन द स्टार्टिंग, ताकि आपका पूरा बैच फेल ना हो। आपको उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर जो भी आपकी रिक्वायर्ड थिंग्स है उन पे ध्यान देना पड़ेगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात ले लो आप चाहे, एंड ओवरऑल आपको उस प्रोसेस को एकदम ठीक रखने के लिए काम करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी प्रोसेस के अंदर आएगी। एंड यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको कॉस्ट एडवांटेज आना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट API जिसमें आपको कॉस्ट एडवांटेज सबसे ज़्यादा मिलेगा। आपको ऑफकोर्स HPAPI में भी मिलेगा एक वक्त के बाद में, एंड आपके बायोलॉजिक्स में भी मिलेगा, एंड फर्मेंटेड में भी मिलेगा। लेकिन द मेन थिंग इसकी आपको इसमें पेप्टाइड में सबसे ज़्यादा कॉस्ट एडवांटेज आता है। कैसे आता है? जब आप पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक बार क्रैक कर लेते हो, आप धीरे 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 उसका लाइक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, एंड जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट मैनेज हो जाएगी। एंड व्हेन योर पेप्टाइड इज सक्सेसफुल, इट हैज़ गुड डिमांड इन मार्केट, ऑटोमेटिकली आप उसमें सीख जाओगे कि मुझे कॉस्ट को कैसे शार्पली गिराना है। एंड जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट नीचे आ जाती है। इसमें एक और सबसे बड़ी चीज़ है, जिन भी APIs में आपको कम से कम डोज की ज़रूरत होती है, उसमें आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने आप बच जाती है, क्योंकि आपको कम वैल्यू में, कम क्वांटिटी में आगे ट्रांसफ़र करना होगा ना। सो आपका लॉजिस्टिक का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यहाँ पे आपको जो एक तरह से लाइक बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आपका कम, एक साइड तो आप 10 किलो भेज रहे हो, एक साइड 1 किलो भेज रहे हो, सो फ़र्क आता है। एंड इसमें एक और चीज़ है कि पेप्टाइड, जब आप एक बार एक मॉलिक्यूल, एक फॉर्मूला बना लेते हो, उसी के बेस पे दूसरा पेप्टाइड बन सकता है। दैट मीन्स एक बार अगर आपने क्रैक कर लिया, सो उससे आप अगले 10 पेप्टाइड्स बना सकते हो वेरी इजीली। सो मतलब इजीली मेरे कहने का मतलब वो नहीं एकदम इजीली, बट द थिंग इज़ कि एक बार अगर आपने कर लिया तो नेक्स्ट इज क्वाइट ईजीली पॉसिबल, राइट। सो इसमें ओवर लाइक बार बार परफॉर्म करने का, अगेन एंड अगेन परफॉर्म करने का सेम फॉर्मूला को ऑप्शन होता है। सो इस वजह से भी कॉस्ट आपकी बच जाती है। आपको बार बार सेम R&D करने की जरूरत नहीं है, आपको नए तरीके से उसमें आप शुरू कर सकते हो, बट द बेस विल स्टे सेम। सो इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको इसमें कॉस्ट एडवांटेज आता है। एंड एक और चीज़ मैं पे बोलूँगी जो कि आपको शायद, अब आप उसको अच्छे पर्सपेक्टिव से लेके चलो या बुरे से, यस इट इज़ बैड बट इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज़ गुड। बट ख़राब कैसे है कि इंडिया का लेबर, इंडिया के एम्प्लॉयज़ बहुत सस्ते हैं। सो ये एक बहुत ही ख़राब बात है एज एन इंडियन, एज अ कंट्री मैन, आई नीड टू से दैट। बट द थिंग इज़ कि
ये इज़ अ टर्म ऑफ बिजनेस अच्छा है कि उनको कम पैसा देना पड़ता है. सो या दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट एंड समहाउ दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट टू. सो यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव में भी कॉस्ट एडवांटेज बचता है, कॉस्ट बचती है. एंड कंपटीशन लिमिटेड है, सो इस वजह से भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है कई बार, क्योंकि आप उसको हायर प्राइस पे बेच सकते हो. पेप्टाइड में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, सो सॉरी कम है, मतलब सप्लायर्स बहुत कम है. एंड ग्लोबल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, सो उस वजह से आपके प्राइसिंग, आप प्रीमियम प्राइसिंग पे खेल सकते हो एंड देयर यू कैन कट डाउन योर कॉस्ट इजीली. एंड या सो एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि केमिकल और बायोलॉजिक्स, नॉर्मल कमोडिटी और बायोलॉजिक्स, इन दोनों के बीच का ब्रिज है आपका पेप्टाइड. यानी कि इन दोनों के बीच में कई बार ये काम करता है. कई बार जब आपके पेशेंट को, आपको नॉर्मल एपीआई से बायोलॉजिक्स पे शिफ्ट करना होता है, तो भी उसको पेप्टाइड दिया जाता है टू चेक एंड टू लाइक उसको ठीक करने के लिए. कई बार पेप्टाइड भी इनफ होता है, तो यहाँ पे भी आपका पेप्टाइड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. एंड कई बार किसी किसी नॉर्मल दवाई में भी पेप्टाइड्स मिलाए जाते हैं, ताकि कई बार हमारे बॉडी के सिस्टम को रिवाइव करने से भी कई चीज़ें ठीक हो जाती है. तो उसके साथ साथ आपकी जो बीमारी है उसके एपीआई के साथ साथ पेप्टाइड भी मिक्स किया जाता है, सो दैट वो इजीली रिकवर कर सके इंसान, राइट. एंड इसके अलावा एक चीज़ आपको शायद अभी और लग रहा होगा कि अगर मान लो हमारे हॉर्मोन्स है एंड वो एक बार ख़राब हो गए, उनका जो भी सिग्नलिंग सिस्टम है ख़राब हो गया एंड वो पेप्टाइड ने ठीक किया कि, तो हमें उसकी आदत लग जाएगी. तो पेप्टाइड नेचर से ही बनता है, मतलब कि नेचुरल हम उसके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं. जैसे हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो भी चेन होती है प्रोटीन की, वैसे ही हम उसको बना रहे होते हैं, क्योंकि वो वैसे ही बनता है. तो पेप्टाइड का काम ये नहीं होता है कि हमारी बॉडी के जो भी हार्मोन्स है जिसकी जगह वो काम करे उसको ख़त्म कर दे. नहीं, वो उसको रिवाइव करता है, उसको ठीक करने का काम जो है वो करता है. तो कई बार होता है कि क्रॉनिक डिजीजेस में आपको सिस्टम काम करना ही बंद कर चुका है, या फिर सिग्नलिंग में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ है, आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. दैट इज़ वाई कभी कभी हो सकता है आपको लाइफ टाइम वो लेना पड़े. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एक बार आपको प्रॉपर हार्मोन्स स्टेबल हो जाते हैं तो आप पेप्टाइड्स छोड़ सकते हो. इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग चीज़, बट इन मोस्ट ऑफ लाइक डायबिटीज़ जैसे हो गया, तो वो है ही इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर हार्मोन काम नहीं कर रहे हैं, एंड इस वजह से ही आपको वहाँ पे पेप्टाइड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो कई बार कई सारे क्रॉनिक डिजीजेस में हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, बट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है पेप्टाइड नहीं बनाता है, वो सपोर्ट करने का काम करता है, नॉट उसको डिस्ट्रॉय करके अपनी जगह बनाने का. आई थिंक ये लाइन सही रहेगी. सपोर्ट करता है वो हमारे नेचुरल बॉडी की गाइडिंग सिस्टम को, सिग्नलिंग सिस्टम को, हॉर्मोन्स को, ना कि उसको रिप्लेस करके खुद वहाँ बैठ जाता है. ये काम करती है केमिकल एपीआईज, दैट इज हमको उनकी लत लग जाती है. बट पेप्टाइड में ऐसा नहीं होता है. पेप्टाइड ईजिली उसको सपोर्ट करके हमारे बॉडी के नेचुरल सिग्नल को मेंटेन रखता है. इन सम क्रॉनिक डिजीजेस हो सकता है पेप्टाइड एक लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट बन जाए, बट इन मोस्ट ऑफ लाइक ये वन टाइम तो मैं नहीं बोलूँगी, बट काफ़ी बार इसको यूज़ करने के बाद अब ऑटोमेटिकली रिकवर करना शुरू कर देते हो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर करना शुरू कर देती है. इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रिस्क है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, इसको मैं अलग से करूँगी, मतलब अलग से मैंने इसको निकाला है. सो ऑब्सोल्जेंस का एक रिस्क रहता है कि मान लो आपने आज एक पेप्टाइड बनाया, बट उस पेप्टाइड की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई, या फिर आपने पेप्टाइड बनाया उससे पहले एक पेप्टाइड आ गया, जैसे कि उस पर्टिकुलर एपीआई का काम, आपने जो एपीआई पेप्टाइड एपीआई बनाया उसका काम एक दिन में, मतलब आपको उसको हर दिन लगाना पड़ेगा या हर हफ्ते लगाना पड़ेगा, बट किसी ने उसका एक अनादर वर्जन निकाला जिसमें उस पेप्टाइड, उस पर्टिकुलर एपीआई को आप वीकली या मंथली लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी की पूरी डिमांड वहाँ शिफ्ट हो जाएगी. इट नीड्स टू बी वेरी मच एडवांस्ड, क्योंकि बीमारी वेट नहीं करेगी, कोई ना कोई और उसका सोल्यूशन या इनोवेशन निकाल देगा. सो यू नीड टू बी वेरी फास्ट एंड वेरी स्पीडी, ताकि आप जो है मार्केट के पर्टिकुलर फार्मा मार्केट की डिमांड को मैच कर सको. एंड ये जो कंपनी नहीं कर पाएगी उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा. एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पाइपलाइन कितनी लंबी है, आपके पेप्टाइड्स कितने सक्सेसफुल है, कि आपके पास ऑर्डर्स अच्छे हैं. पेप्टाइड इंडस्ट्री में आपको पर्टिकुलरली पाइपलाइन देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बार आपने कोई पेप्टाइड बना दिया, अब आप उसको बार बार नहीं उस पर काम कर सकते, आपको नया पेप्टाइड बनाना पड़ेगा. या फिर आपने एक बना दिया तो भी आपको उसको एक बड़े लेवल पे उसको फैलाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छा लाइक रेवेन्यू जनरेट होगा. सो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पाइपलाइन कितनी अच्छी है, आगे चल के आपको कितने ऑर्डर्स मिल सकते हैं. ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको पेप्टाइड में ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है.
इंडिया में अपॉर्चुनिटी कैसी है एंड क्यों है? सो द थिंग इज़ कि हमारे पास में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, काफ़ी अच्छी केमिस्ट है। अगेन वही वाली बात आती है कि इंडिया के पास में टैलेंट बहुत अच्छा है एंड कॉस्ट एडवांटेज पर्टिकुलरली यहाँ पर मिल जाती है इन दी पेप्टाइड स्पेसिफिकली। एंड क्योंकि इंडिया का लेबर सस्ता है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा इन दी कॉस्ट। एंड इसके अलावा अभी तक इस इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा आपको प्लेयर्स मिलेंगे नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप एकदम शुरू से जब एग्जिस्ट कर रहे होते हो किसी भी इंडस्ट्री में, धीरे धीरे आप उसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने लग जाते हो एंड मार्केट कैप्चर करने लग जाते हो। इसके अलावा आपके ऊपर ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है एंड आप एक लीडिंग वो बन जाते हो, लीडिंग कंपनी बन जाते हो इन द पर्टिकुलर सेक्टर। सो इन द फार्मा जो कंपनीज एकदम नई आई होती है, हालांकि केपीएस की बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपने वो बैरियर को बीट कर लिया, यू कैन बी द लीडिंग कंपनी इफ़ यू कीप इनोवेटिंग, कीप इन्वेस्टिंग इन द R&D। सो वहाँ आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है मिल जाता है। बहुत ही अर्ली स्टेज पे है तो यहाँ पे लीडरशिप बहुत इजीली पॉसिबल है। जैसे कि GLP-1 है, अभी उसका पेटेंट आपका जा रहा है, इट विल बी जेनरिक वेरी सो सून। सो उसको जो है इंडिया में बनाना शुरू किया जा सकता है, हालांकि वो जेनरिक में आएगा बट स्टिल द फार्मा कंपनी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे कैन स्टिल गेट ग्रेट एडवांटेज इन टू दैट, राइट। अब इसके बाद में चैलेंजेस क्या क्या है कंपनीज के लिए? तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अगर आप इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। इन द पर्टिकुलर पेप्टाइड आपको प्रोसेस को ठीक करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोसेस एकदम फुल प्रूफ, फुल लाइक इनोवेटिव तरीके से बना होना चाहिए एंड देयर आप उसको एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपका आपकी R&D बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका जो डेवलपमेंट है, रिसर्च से भी ज़्यादा डेवलपमेंट पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। स्केल अप, आपको एक बार अगर आपने कोई पेप्टाइड बना दिया, आपको उसको जल्दी स्केल करना पड़ेगा। और उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। इफ़ यू आर लेट इन द पर्टिकुलर थिंग, आप उसमें लेट चल रहे हो तो वहीं आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब डिमांड बहुत जल्दी सर्कुलेट होगी मार्केट में, स्पेशली इन द पेप्टाइड, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई डिमांड इन वन टाइम। उसकी डिमांड एक बार रश में अगर आ गई, किसी और ने वो डिमांड को फुलफिल कर दिया, सो आप बस मुँह ही देखते रह जाओगे। आपको जल्दी जल्दी जो चीज़ है उसको लाइक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर इश्यूज आते हैं सबसे ज़्यादा स्टोरेज के भी। पूरे फार्मा इंडस्ट्री में रहेंगे हालांकि, बट आप अभी अगर हम अभी पेप्टाइड की बात करें तो स्टोरेज इश्यूज बहुत ज़्यादा है। पर्टिकुलर दवाई जो है उसको आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा एंड उसकी लाइफ आप ज़्यादा नहीं रख सकते। एक्सपायरी बहुत जल्दी, बहुत फ्रेश उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट अलाइव। जो आपने उसमें मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, जो कुछ भी है, वो ज़्यादा वक्त तक रह नहीं सकते। दैट इज़ वाई आप उसको टैबलेट के फॉर्म में पहली बात तो दे नहीं सकते हो एंड आपको उसको जल्दी सप्लाई चेन उसकी एकदम फुल प्रूफ होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास में एक मैन पावर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड इसमें एक अच्छा है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी चाइना से नहीं है। जैसे जैसे आप API बढ़ाते जाओगे अपने अपने, वैसे वैसे चाइना से डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो तो आपको ये बनाना पड़ेगा, एकदम बेस केमिकल्स, जो एकदम बेस जो आपका लाइक जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स है, वो आपको हो सकता है चाइना से स्टार्ट करने पड़े, जो आपके बेसिक केमिकल्स है। बट मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन इन इंडिया, क्योंकि आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। आपके पर्टिकुलर API, पर्टिकुलर जो भी आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, उसमें चाइना आगे कुछ नहीं कर सकता। सो ये चीज़ अच्छी है कि चाइना से डिपेंडेंसी घटती जा रही है, राइट। इसके अलावा what are things which we need to see as like an investor? ये तो मैंने नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बात करी कि पेप्टाइड इंडस्ट्री है क्या। अब आपको पेप्टाइड समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट विच हेल्प आवर बॉडी इंटरनल सिस्टम टू रिवाइव। जो हमारे हॉर्मोन्स की जगह लाइक सिग्नलिंग का काम करेगा, हॉर्मोन्स को सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम को ठीक करेगा एंड जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी बीमारियां जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। सो या सो एज एन इन्वेस्टर हमको क्या देखना है? पहले हमको देखना है कि इसका ग्रोथ इंजन कैसा है, कितने नए नए तरीके से जो कंपनी है इनोवेशन कर पा रही है। पर्टिकुलर कंपनी की जब हम बात करेंगे, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गया, तो सब एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एंड ये कोई 1-2 साल का ट्रेंड नहीं कि अभी ये हाल ही में बीमारी चली है तो ये खत्म हो जाएगी। अगले 10 से 20 साल तक वो वहाँ रहेगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कितने इनोवेटिव्स उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी, कितने इनोवेशन से कंपनी काम कर रही है। आपके पिछले पेप्टाइड को आप ही फेल कर दो, अगर कोई और करे उससे आके, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। आप ही उसका नया इनोवेटिव वर्जन निकाल दो, ना कि आपसे पहले कोई आके कर दे। तो इसमें आपको कंटिन्यूस इनोवेशन करने की ज़रूरत है। माना कि एक पूरे स्ट्रक्चरल
बीमारी को ट्रीट करता है, बट फिर भी आपका पिछला नया प्रोडक्ट पिछले से इनोवेटिव होना ज़रूरी है। मान लो आज आपने इंसुलिन का जो भी है वो निकाला, पेप्टाइड निकाला, उससे भी इनोवेटिव पेप्टाइड किसी और ने निकाल दिया, तो अगेन डिमांड पूरी की पूरी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको देखना पड़ेगा कितना जल्दी जल्दी कंपनी जो है इनोवेशंस कर सकती है। एंड पाइपलाइंस कैसी, अगेन लाइक आपके नए पेप्टाइड्स के लिए अच्छी पाइपलाइन है या नहीं है, पता चले आपने एक पेप्टाइड अच्छा बनाया एंड उसकी डिमांड आपने अच्छे से करी मार्केट में, अच्छे से आपने सप्लाई किया, बट नेक्स्ट पेप्टाइड उसके लिए कोई डिमांड ही नहीं है, कंपनीज आपको पूछती नहीं है दोबारा। सो वहाँ आपका एक अगेन ड्रॉप डाउन आ जाता है। एंड आप लाइक ये तब होता है जब जब कोई भी कंपनी जो है इनोवेशंस नहीं कर रही होती है एंड अपने पेप्टाइड को इम्प्रूव नहीं कर रही होती है। जब कोई भी कंपनी अपने अपने ही फॉर्मूलाज को इम्प्रूव करती रहती है एंड वहाँ पे नए नए R&D करती रहती है, नए नए तरीके से उन पर नए नए इनोवेशन करती रहती है, सो वहाँ उनकी पाइपलाइन हमेशा मेंटेन रहती है। बट द प्रोडक्ट इज स्टिल सेम, तो पाइपलाइन सेम रहती है, वही कोई इश्यूज की वजह से हमेशा आपकी पाइपलाइन कम ही होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा एग्जीक्यूशन कैसे कर रही है कंपनी, कैपिटल डिसिप्लिन कैसा है, कहाँ कितना कैपिटल लगाया जा रहा है, किस तरीके से लगाया जा रहा है, कितना केपिक्स कंपनी कर रही है, प्रोसेस में R&D में कितना स्पेंड कर रही है। अगेन ये सारे API में आपका सिमिलर ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा नहीं। ये कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है कि वो R&D में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स करवाएं। एंड हमारे लिए ऐसे फ़ायदे क्या क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या, अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, तो एक सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है विच इज़ अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पे बहुत ही मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पेप्टाइड अभी मार्केट में एकदम नया है। इट इज़ अ वेरी नेक्स्ट जेन सोल्यूशन टू द डायबिटिक प्रॉब्लम्स, टू दी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, टू दी हार्मोनल प्रॉब्लम्स। एंड इसका भी डिमांड तो बहुत है, बट सप्लाई उतनी नहीं है। एंड ये एक जहाँ सप्लाई कम एंड डिमांड ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली प्रीमियम प्राइसिंग वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आगे चल के ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेगी, हर कोई ओबेस होगा, हर कोई डायबिटिक जैसे इश्यूज से लड़ रहा होगा, एंड वहाँ पर आपके पास में से पेप्टाइड वाले API के ऑप्शन आते हैं। एंड यहाँ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है इन द लॉन्ग टर्म, आगे चल के काफ़ी सालों तक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ की हाई एंट्री बैरियर्स है, आपको एकदम स्किल्ड एंड टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना पड़ेगा, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ एंड टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा। हर कोई यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता, तो अपने आप में एक अच्छी बैरियर वाली इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। केपेक्स तो ऑफकोर्स वो तो एक फैक्टर है ही है। अगर आपको एक अच्छा स्किल लेबर चाहिए, अच्छी स्किल एम्प्लॉय चाहिए एंड यू नीड सम ग्रेट टेक्नोलॉजी, केपेक्स तो करना ही पड़ेगा, दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ इट। एंड द थिंग इज कि इसके मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू जेनरिक एंड कंपेयर टू नॉर्मल APIs। यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन कंपटीशन कम है एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली मार्जिन आपके इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। एंड इंडिया को क्या एडवांटेज है कि हमारे पास में स्किल साइंटिस्ट मिल जाते हैं एट अ लोअर कॉस्ट, सो मनी टर्म्स में वो बहुत ही हेल्पफुल है। एंड क्योंकि हम लोग आउटसोर्स या सो हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में ऑलरेडी ट्रस्ट काफ़ी हद तक कायम है, अवेलेबल है। बट उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आपको ऑर्डर्स मिलने की, पाइपलाइन अच्छी होने के, ग्लोबल ऑर्डर्स मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, राइट। एंड विद दैट क्या क्या रिस्क है, सबसे अच्छा लगा, सबसे बड़ा रिस्क ऑब्सोलेंस का रिस्क यहाँ पे आपका आता है कि आपको इनोवेशन बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। एग्जीक्यूशन आपका अच्छे से होना चाहिए, आपका बैच फेलियर रेट जो है कम होना चाहिए, एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, आप अच्छे से सारे सेफ्टी नॉर्म्स, सेफ्टी टर्म्स आप फॉलो कर रहे हो, तब जाके आप एक अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। एंड आफ्टर उसके डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका अच्छा होना ज़रूरी है। एंड ये चीज़ ऑलरेडी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इतना एलैबोरेट करने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी वो चीज़ को, मेरे फैक्टर जो उसका मतलब जो है वो समझ पा रहे होगे कि एक चीज़ अगर ठीक होगी ना, अगर आप मान लो कि आप रेगुलेशंस पे ध्यान दे रहे हो, दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली केपेक्स पे अच्छा करोगे, आप R&D भी अच्छी करोगे, आपका प्रोसेस भी अच्छा होगा एंड आपके पास में बैच फेलियर रेट भी कम होगा। सो एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। कैश बर्न आपका
बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में होता है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से कई बार आपका केपेक्स वेस्ट जाता है, जब आपका एक पर्टिकुलर एपीआई सक्सेसफुल नहीं होता है एंड उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर आप आर-एन-डी में रह जाते हो, तो वहाँ आपकी केपेक्स बहुत ही ज़्यादा रहता है एंड रिटर्न्स बहुत ही स्लो होते हैं इनिशियल फेजेस में। राइट, सो इस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है बहुत अच्छी है, बहुत ही हाई ग्रोथ है। अगर आप रिस्क की बात करोगे, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसी मतलब लाइक बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। रिस्क यहाँ पे एग्जीक्यूशन का है, प्रोसेस का है, डिमांड का रिस्क नहीं है। ग्रोथ विजिबिलिटी का रिस्क यहाँ पे इतना नहीं है। विजिबिलिटी अगर आप लेके चलोगे तो वो भी अच्छी है एंड रिस्क थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब विजिबिलिटी की साइड से रिस्क नहीं है, बट रिस्क यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन का आता है। एंड आपका इसमें मार्जिन पोटेंशियल कितना है, काफ़ी अच्छा है। दवाइयाँ सारी प्रीमियम प्राइसेस पे बिकती है एंड आपको इसमें बहुत पेशेंस और बहुत डिसिप्लिन से उतरना पड़ेगा। ये चीज़ एचपी एपीआई में भी लागू होती है कि आपको एकदम डिसिप्लिन और एकदम पेशेंस के साथ में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका पैसा कई कई सालों तक कुछ नहीं हलचल कर सकता है, बट जब करेगा तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था बाय बहुत ही हाई रिवॉर्डिंग इंडस्ट्रीज ही होती है। सो ऐसे इंडस्ट्रीज में स्टार्टिंग में कंपनीज कुछ नहीं करती है, बट आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। एक बार में आपका सारा पैसा रिटर्न हो जाता है। So this is another one thing, right? So yeah, these were all the points I want to discuss with you. सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. Nothing is left. And for me the final thought is कि एच पी ए पी आई जितना एकदम वो थोड़ी सी हैवी इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा हैवी केपिक्स इंडस्ट्री है। पेप्टाइड इज़ ऑल्सो वेरी हैवी केपिक्स इंडस्ट्री, बट बहुत ही इनिशियल फेज में है। पेप्टाइड का डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका डिमांड तो हमेशा से था अगर आप देखोगे, बट इनोवेशन जो है ये अब हुआ है एंड अभी बहुत नया है मार्केट में, तो काफ़ी वॉलेटाइल भी हो सकता है, बट इसका डिमांड क्योंकि अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जो कंपनीज अब तक पेप्टाइड बनाती आ रही थी, इंसुलिन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेप्टाइड एनीवेज, एंड वो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो कंपनीज। ओवरऑल अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो डिमांड अच्छा है एंड ये कंपनीज अच्छा कर रही है। सो पेप्टाइड हैज़ अ ग्रेट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड एंड उसका रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है। ये बेसिक ट्रेडिशनल दवाइयों पे बेस्ड नहीं है। इट इज़ अ स्मार्ट सोल्यूशन टू आवर बॉडी, टू आवर लाइफ्स, एंड जिनके पास में से क्रॉनिक डिजीजेज है तो उनके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल ये चीज़ है। ये लाइफ सेविंग जो प्रॉब्लम्स लाइक उनमें उन दवाइयों में से एक है। कई बार आपकी लाइफ जो है पूरी की पूरी पेप्टाइड बचा सकता है इफ़ यू लाइक रिवाइव योर कंप्लीट इंटरनल प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड क्योंकि एच पी ए पे में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे तो इसमें मुझे इतना डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़ी, क्योंकि आप शायद हर पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने एच पी ए पे नहीं देखा अभी तक तो वो देख लेना, आपको बहुत ईजिली मतलब आपको आधी से ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री वहीं समझ में आ जाएगी। सारे रिस्क लगभग सेम रहेंगे क्योंकि फार्मा है, यहाँ पे रिस्क लगभग सब में सेम रहेंगे, बट एपीआई के अकॉर्डिंग थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे एचपीएपीआई में सबसे ज़्यादा रिस्क सेफ्टी का है, यहाँ पे है प्रोसेस का रिस्क। वैसे ही फर्मेंटेड में अलग होगा, बायोलॉजिक्स में अलग होगा। लाइक बाकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत ही हेवी केपेक्स इंडस्ट्री है एंड वी नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आप इस इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो आप क्वार्टर रिजल्ट को देख के नहीं सोच सकते कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही। कई सालों तक कंपनी कुछ नहीं कर रही होगी, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि उनके वो भी रिसर्च वाले प्रोसेस में ना, वो भी ग्रोइंग वाले फेज में है। सो वहाँ पे प्रॉब्लम्स कई बार आती है, कई बार कंपनी कुछ नहीं करती है, सालों का लॉस देती है। बट अगर एक एपीआई अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है सो कंपनी सारा रिटर्न आपको दे देती है। अगेन वही सेम फंडा पे अप्लाई होता है। सो दैट इज़ वाई इंडस्ट्री बहुत ही स्किल्ड, एकदम मतलब एकदम लाइक क्रूशियल, बहुत ही फ्रजाइल काइंड ऑफ इंडस्ट्री है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में एंड इसको बनाने का प्रोसेस उतना ही टफ है। एंड यहाँ पे बहुत ही स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मतलब लोग अपनी लाइफ बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। सो वहाँ पर हमें अच्छे से अच्छा अगर हम इन्वेस्टमेंट करके ऐसी कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, सो इन लाइक एंड ऑफ द डे वी आर सपोर्टिंग आवर सोसाइटी इटसेल्फ, राइट। बाकी अभी बहुत कुछ हमें जानना बाकी है। इन द फर्मेंटेड थोड़ा और अलग चीज़ है, बायोलॉजिक्स थोड़ा और अलग चीज़ है, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इस पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड जो भी वीडियोस मैं अब तक बना चुकी हूँ एक बार वो देख लीजिए ताकि आपको कंप्लीट इंडस्ट्री शुरू से समझ में आ जाए। हर एक वीडियो में मैं सेम पॉइंट पे 10 मिनट तक डिस्कशन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो आपको वो देखना इम्पॉर्टेंट होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप
घुसे हुए इंडस्ट्री में तो अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, है ना? सिर्फ एक वीडियो देख के कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? सो या अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, सो या यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर, और इफ रिक्वायर्ड आई मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट। एंड कोई भी फार्मा सेक्टर के नए इंसाइट्स आप चाह रहे हो शेयर करना, यू कैन। सो आई सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फर्मेंटेड एपीआईज पे, सो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो उसको, एंड बाकी इंसाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, right? So yeah, I would like to end the video. I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.